एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने प्रयत्नों के बारे में बताया था, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब हम आगे चलते हैं और संस्कृत में हम नया टॉपिक की बात करते हैं, संधि। अब हम संधि का विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि संधि का जो हम विच्छेद है वो किस तरीके से कर सकते हैं। संधि का विच्छेद हो गया सम, धा और की। सम इसमें उपसर्ग है, धा इसकी धातु है और की जो है वो प्रत्यय है, और संधि जो है वो पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो संस्कृत जो है संधि जो है पुल्लिंग शब्द है। संधि में आपने देखा सम उपसर्ग, धा धातु और की इसका प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ से भी एक परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी। उपसर्ग किसे कहते हैं? धातु से पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं और किसी भी धातु के बाद में लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने संधि का विच्छेद किया, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है। अब हम आपको संधि की परिभाषा बताएंगे, आप सुनिए और उसको लिख लीजिएगा। संधि की परिभाषा होती है, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। संस्कृत में कह सकते हैं कि द्वयो वर्णयो परस्परम यत् मेलन भवति तत् संधि कथ्यते। दूसरा हम कह सकते हैं कि वर्णों का आपस में समीप में आना, वर्णों का आपस में समीप में आने को भी हम संधि कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि संधि को संहिता भी कहा जाता है। कभी कभी वो संधि ना पूछ के संहिता शब्द का प्रयोग करता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। संधि का मतलब ही संहिता भी है। संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है। संधि हमेशा तत्सम शब्दों के बीच में होती है। तत्सम से मतलब कि जो संस्कृत के शब्द होंगे उनके बीच में संधि होगी, क्योंकि हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत में संधि जो है वो सार्थक शब्दों के बीच में होती है। संस्कृत में संधि जो है वो तत्सम शब्दों के रूप में होती है। अब बात आती है संधि कितने प्रकार की होती है, यानी संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की हुई, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि को हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, और ये विसर्ग संधि। अच क्या है? यहाँ पर प्रत्याहार है, यहाँ पर आप इत संज्ञक दे रहे हैं, यानी अच संधि के अंदर वह वर्ण आएंगे जो आ और चा के बीच में होते हैं। हल संधि में या व्यंजन संधि में हा और ला के बीच वाले जो वर्ण हैं इत संज्ञक को छोड़कर वो सभी आएंगे। और तीसरी है विसर्ग संधि। तो संधि के तीन प्रकार हुए, स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्वर संधि, या इसको हम अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि या अच संधि। अच संधि से मतलब क्या है? जब स्वर का स्वर से मेल होगा या स्वर को स्वर से जोड़ा जाएगा तो वहां पर स्वर संधि। सिंपल परिभाषा, साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब स्वर से स्वर का मेल होगा या स्वर से स्वर को जोड़ा जाएगा तो वहां पर स्वर संधि या अच संधि होगी। अच संधि के हम प्रकार देखेंगे। अच संधि में या स्वर संधि में पहला प्रकार आता है दीर्घ संधि।
थोड़ा सा आपको सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा और ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। दीर्घ संधि से मतलब इसका एक फार्मूला है अकह सवर्ण दीर्घ। अकह सवर्ण दीर्घ। अकह सवर्ण दीर्घ। अक स्वर्ण दीर्घ। अक सवर्ण दीर्घ। इसको आप अलग अलग इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अक क्या है? अक यहाँ प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार में आ ई उ ऋ ऋ। आ ई उ ऋ और लृ। ये अक जब हमने प्रत्याहार बताए थे तब उस समय हमने आपको बताया था। तो अक में कौन कौन से वर्ण आए? आ ई उ ऋ लृ। और सवर्ण वर्ण यानी समान वर्ण आने चाहिए। समान वर्ण से मतलब समान वर्ण अकह सवर्ण दीर्घा और उसके बाद दीर्घ हो जाता है। और लय का कोई दीर्घ नहीं होता। ये पहले भी बताया गया था कि लय का कोई दीर्घ नहीं होता है। लय और लय जो है वो दोनों समान वर्ण हैं। ठीक है, आपने इतना समझा। अक के आगे समान स्वर होने पर दीर्घ संधि हो जाती है, यानी अक के आगे। अब यहाँ आ भी है, आ भी है, दोनों आ है इसके अंदर, इसके अंदर भी दोनों आ है। ये ध्यान रखिएगा। इस आ का मतलब इसमें ह्रस्व आ भी है और इसमें दीर्घ आ भी है। तो यदि हम कंडीशन की बात करें कि कैसे हम इसको बनाएंगे, तो हम आपको बता सकते हैं। आ जैसे मान लीजिए हम इसको करेंगे ए और आ को, या आ और आ करेंगे तो यहां पर आ होगा। ठीक है, दीर्घ संधि होगी, यानी चाहे यहां पर आ ई है, ऐसी ऊ में कह सकते हैं आप ऊ धन ऊ, ये भी ऊ होगा, और ऊ ये भी ऊ होगा। यानी आपको मेन ये ध्यान में रखना है कि अक प्रत्याहार के आगे सवर्ण आने से वो दीर्घ हो जाएगा। ये दीर्घ देख रहे हैं आप, सब दीर्घ है। आ ई उ री, लय का दीर्घ नहीं होता। यानी यहां पर चाहे ह्रस्व आ आए, दीर्घ आ आए पहले, या पहले दीर्घ आ आए फिर ह्रस्व आ आए, होना उसने दीर्घ ही है। ये ध्यान रखना, ये दीर्घ है, ये सब ये देख रहे हैं ना आप, दीर्घ है। ये ह्रस्व इसमें कोई नहीं है। और दीर्घ का क्या फार्मूला है कि अकह सवर्ण दीर्घा। कभी कभी पीछे पूछता है, सूत्र पूछ लेता है कि स्वर संधि में दीर्घ संधि का सूत्र बताइए, तो आपको बताना है अकह सवर्ण दीर्घा। या ये पूछ सकता है कि अकह सवर्ण दीर्घा किस संधि का सूत्र होता है, तो आप बताएंगे दीर्घ संधि। ये आप समझ गए। देखिए अक, अक प्रत्याहार है, प्रत्याहार पहले ही बता चुके थे। अक प्रत्याहार में ये वर्ण आएंगे, आ ई उ ऋ लृ। और सवर्ण यानी इनका जैसा ही वर्ण दूसरा होने पर वही वर्ण दीर्घ हो जाता है। इसके समान वर्ण जो है दीर्घ जब हो जाए तो वहां पर दीर्घ संधि आ जाती है। सूत्र आप ध्यान रखेंगे, अकह सवर्ण दीर्घा। अकह सवर्ण दीर्घा। कुछ उदाहरण के हिसाब से हम अब बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं हिमालय। हिमालय का आप यदि संधि विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे हिम धन आलय। ठीक है, हमने शुरू में एक बात बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के कभी भी उच्चारित नहीं हो सकता। उच्चारण के लिए हर व्यंजन को किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो अगर हम अब हिम धन आलय की बात करेंगे, इस हिम में क्या है आपको पता है? इस हिम में आ छिपा है, और जब इसका आ निकल जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस हिम में आ छिपा है तो ये निकल गया। धन यहां पर आपका है आलय है। अब
आ और आ, अभी हमने पीछे बताया है, आप देखेंगे कि आ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। तो आ और आ मिलकर क्या हो गए, आ, यहाँ क्या बचा, हिम। अब क्योंकि ये दोनों मिलकर यहाँ हुए, इसका मतलब अब ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ रह जाएगा लय, तो और ये बन जाएगा हिमालय है। दीर्घ संधि, दो समान वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं और वहां पर दीर्घ संधि होती है। हिम धन आलय है, आपने देखा। ऐसे ही हम बात करते हैं भानु उदय, एक शब्द है भानु उदय, तो उसकी जो संधि विच्छेद होती है वो होती है भानु धन उदय है। अब इसको देखिए, इस भान में क्या है, छोटा ऊ है, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये लगा, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऊ धन उदय है, ये ऊ और ये ऊ। वहां हमने बताया था कि कंडीशन चाहे ये हो, कंडीशन चाहे ये हो, होना इसको दीर्घ ऊ है, तभी वो दीर्घ संधि कहलाएगी। तो ये भान हो गया और ये दीर्घ ऊ हो गया, ये दोनों यहाँ से हट गए, यहाँ बचा दया है और ये हो गया भानुदय है। ये इसका संधि विच्छेद हो गया, भानुदय है। अब एक दो एग्जाम्पल और चलेंगे, इन्हीं एग्जाम्पल में से वो एक एग्जाम्पल पूछ लेता है। आपको ये समझाने की वजह से ये एग्जाम्पल जो है आपको अलग अलग स्टेप में बताए जा रहे हैं कि किन दो वर्णों के मिलने से दीर्घ संधि हो रही है। अब हम एक बात करें मात्रणम, मात्रणम यानी माता का ऋण। मात्रणम में अब आप देखेंगे यहां मात्र है और यहां ऋणम है। अब यहां से आप मात्र में जो देख रहे हैं, मात्र में वो क्या है, मात और र, मात र, और यहां क्या बचा, ऋणम। इन दोनों को मिला के दीर्घ रे बन जाएगा, दीर्घ रे बन जाएगा और ये हो जाएगा मात्रणम। यहां पर आप देख रहे हैं रा और रा ने मिलकर दीर्घ रा बनाया। तो जहां भी कोई भी वर्ण दीर्घ रूप में आते हैं वहां पर दीर्घ संधि कहलाती है। आप और इसका देख सकते हैं, जैसे हम देखेंगे कपीशः, एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कपीशः। तो कपीशः की आपने देखा होगा कपी धन ईशः, यहां आप देख रहे हैं कि कपी धन ईशा है तो इसमें ई निकल जाएगा, कप यहां रह जाएगा, ई यहां निकल गया, धन ईशा यहां पर है। इन दोनों को करेंगे तो दीर्घ संधि के हिसाब से ये आ जाएगा, ये हट गए, यहाँ रह गया कप और यहाँ रह गया शह और ये बन गया कपीशः। दीर्घ संधि समान वर्ण होने पर जहां उच्चारण आए, एक है श्रीशः, श्रीशः, एक हम एग्जाम्पल लेंगे श्रीशः, ये है मान लीजिए, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, श्री धन ईशा, श्री धन ईशः, श्री धन ईशा, और इसमें श्रा और ई अलग आ जाएंगे और ये ईशा अलग आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा, यहाँ ये श्रा रहेगा, यहाँ शा रहेगा और ये श्रीशः बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है हम इसको कर सकते हैं। देखिए एक जरूर ध्यान रखना है आपने कि वही वर्ण समान वर्ण होना चाहिए तभी दीर्घ संधि होगी। अच प्रत्याहार में समान वर्ण होना चाहिए तभी दीर्घ संधि होगी, यानी आ के आगे समान वर्ण या तो आ आए या आ आए, यहाँ ई आए चाहे ई आए, ऊ आए चाहे ऊ आए, री आए चाहे दीर्घ री आए, और इसका होता नहीं है, तभी जाकर ये दीर्घ होंगे।
केवल समान वर्ण, ऐसा नहीं है कि आ के आगे आप इस स्वर को लगा देंगे तो ये आ हो जाएगा, या आ के आगे आप ई को लगा देंगे, आ के आगे आप ई को लगा देंगे तब ये कुछ बन जाएगा। नहीं, समान वर्ण ही आना चाहिए, समान वर्ण होने चाहिए तभी वो दीर्घ होगा। ल का कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। लरा बाई जगह कहीं आए भी तो वो र में हो जाता है, क्योंकि लरा और र जो है वो समान वर्ण के अंदर आते हैं। लरा और र समान वर्ण के अंदर आते हैं, इनका कोई उदाहरण नहीं है। उच्चारण स्थान समान होंगे, यानी इनका आप देख रहे हैं आ का जो उच्चारण स्थान होगा वही आ का होगा, ई का जो होगा ई का, ओ का ए का, यानी आप समान वर्ण उच्चारण स्थान के माध्यम से भी देख सकते हैं। यानी कंठ का कंठ होगा, तालु का तालु होगा, मूर्धा का मूर्धा होगा। यहाँ ये मूर्धा है तो यहाँ भी उच्चारण स्थान मूर्धा ही आएगा। तो अकह सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार के आगे वैसा ही समान वर्ण होने पर जब वो दीर्घ हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि वहां पर दीर्घ संधि है। तो आपको ये नियम ध्यान रखने हैं, दीर्घ संधि का सूत्र ध्यान रखना है। दीर्घ संधि से मतलब अक प्रत्याहार या मूल स्वर या जो भी है वो सब जो है एक ही बात होती है। तो आज आपने ये पढ़ रहे हैं कि स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि जिसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घा। तो अभी आपने देखा कि अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि बन गई। दूसरी स्वर संधि आती है गुण संधि। दूसरी आती है गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र होता है आद्य गुण। आद्य गुण, देखिए यदि आपको सूत्र याद रहेगा तो आप ये जान पाएंगे कि किस वर्ण के कौन सा वर्ण परवर्ण होना चाहिए, कौन सा पूर्व वर्ण होना चाहिए और क्या उसमें आदेश होगा। तो यदि हम आद्य गुण की बात करें, आद्य गुण में ये बताता है कि आ और आ के बाद, आ और आ के बाद यदि ई उ री ई उ री यदि हो जाता है तो वो गुण संज्ञक। गुण संज्ञक कौन से वर्ण होते हैं? आ, ए और ओ। आ, ए, ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, पीछे आया भी, कहते हैं गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण होते हैं आ, ए और ओ। यानी वो ये कहता है कि यदि पूर्व वर्ण, इसको बोलेंगे हम पूर्व वर्ण, इसको बोलेंगे पर वर्ण, और ये हो जाता है यानी ये आदेश। तो आद्य गुण में ये कहता है कि यदि आ और आ के बाद ई उ री कुछ आए तो इनमें से कोई एक हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा होगा, कैसे ये पता लगाएंगे हम, इसके लिए उसने बताया है कि पूर्व वर्ण में आ और पर वर्ण में यदि ई उ री आते हैं तो उनके स्थान पर आ, ए, ओ हो जाता है। अब कौन सा किसके स्थान पर होगा, यानी यदि हम देखें, हम बात करते हैं कि जहां पर आ और जहां पर ई आए तो वहां क्या होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। आ और ई, और इसमें देखिए पहले बता चुके हैं ये भी छिपा हुआ है और इसके अंदर ये भी छिपा हुआ है। अब यदि हम आ की, ह्रस्व आ की बात करते हैं, ह्रस्व आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। ह्रस्व आ का उच्चारण कंठ से होता है, और ई का उच्चारण, ई का उच्चारण ये तालु से होता है। ये कंठ से होता है, ये तालु से होता है। अब हम गुण संज्ञक वर्णों की बात करें तो आ जो है वो कंठ से है, ए जो है वो कंठ तालु से है, ये कंठ से है, ये कंठ तालु से है उच्चारण, और ये कंठ ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो यहां हम देख रहे हैं ये कंठ से उच्चारित है, ये तालु से उच्चारित है। होना आ और ई को मिलकर या तो आ होना है या ए होना है या ओ। अब यहाँ कंठ है तो यदि केवल हम इसको आ लिखेंगे तो ये तालु, यहाँ पर तालु का उच्चारण नहीं आ रहा है।
तालु कहेगा कि भाई मेरे साथ जब तुम जुड़ रहे हो तो मेरा ही उच्चारण नहीं हो रहा है, तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता। यहाँ ए भी नहीं आएगा। आप यदि यहाँ ओ लगाते हैं तो फिर वही कंठ और तालु, फिर जो है तालु बोलेगा कि भाई कंठ तुम अपने अपनों को तो ला रहे हो और मेरे किसी संबंधी को यहाँ पर नहीं ला रहे हो, फिर से वो नाराज हो जाएगा, ये ई जो है तालु है। और यदि आप यहाँ पर ए ले आए तो यहाँ पर तालु प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि अब आप कंठ का भी और तालु को मिलाकर यहाँ पे कंठ तालु को ले आए। तो नियम ये बन जाएगा कि यदि आ और आ के बाद ई या ई आता है तो उनका जो है ए हो जाएगा, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान और जो हुआ है उनका उच्चारण स्थान सेम होना चाहिए। यानी जो बन रहा है उसका उच्चारण स्थान इनके उच्चारण स्थान से मिलना जरूरी है, ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है। तो आ और ई के मिलने पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि आ कंठ का है, ई तालु है और ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है, इसलिए कंठ और तालु मिलकर जो आएगा वो कंठ तालु होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे गणेश, गणेश का यदि आप कहें तो ये बनेगा गण धन ईश। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब गण में क्या छिपा है, पहले ही बताया था, आ छिपा है, ये यहाँ आ गया, ये ईशा आ गया। अब यहाँ पर आप आ और ई वही आ जाता है, आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो हमको ऐसा लाना होगा जो दोनों को प्रतिनिधित्व करे। तो ए जो है वो कंठ तालु हो गया, यहाँ गण ये हट गया, यहाँ पर केवल श रह गया, तो ये गणेशः। फिर समझ लीजिएगा कि आ और आ मिलकर ए आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे एक देखेंगे रमेश, 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 रमेश में भी आप कैसे करेंगे, रमेश में जैसे आपने करा है तो रमेश में रम धन ईश, रमा धन ईश, ये तो इसका संधि हो गया। अब ये आया कैसे, इसको समझने के लिए रम में से आ निकल गया, यहाँ पर ये रह गया, और ईश में से ये बड़ा ई, ये दोनों निकल के एक साथ बनकर ए का उच्चारण आ गया, तो ये रमेश हो गया। ये जो स्टेप है ये आपको समझाने के लिए बताया गया है कि ताकि आप ये जान पाएं कि आ और ई मिलकर ए ही क्यों होता है। इसको समझने के लिए आपको इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यदि आपका पढ़ा हुआ शब्द वहां पर आ जाता है तो आप आसानी से, यदि याद किया हुआ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर याद किया हुआ नहीं आया तो आप उसका जब संधि विच्छेद करें उसके बाद इन स्टेप को करके भी देख सकते हैं, यदि बहुत कठिन वहां पर आ जाता है। और आपका अगर याद किया हुआ आ जाए तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। गणेश देखा। दूसरा हम देखते हैं सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, सूर्य धन उदय। क्या बनाया आपने, सूर्य धन उदय। अब सूर्य यहां से यदि ये आ गया सूर्य में से तो यह क्या रह गया, आ रह गया, और इधर क्या आया, उदय। अब ये देखिए आ और उ, आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान है कंठ, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो यदि यहाँ पर आपको लाएंगे तो क्या लाएंगे आप, कंठोष्ठ, यानी ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो सूर्य धन ओ और यहाँ रह गया दय, ये बन जाएगा सूर्योदय। देखिए यहाँ स्थानीय आदेश था आ और उ, स्थानीय आदेश दोनों ने मिलकर आदेश दिया ओ को, जैसे कंठ और ओष्ठ, तो वही आ जाएगा। यदि यहाँ पर आप आ लगाते हैं तो केवल कंठ कंठ का हो जाएगा, यदि आप ए लाते हैं तो कंठ और तालु, जबकि ये कंठ और ओष्ठ है, और इसका जो है कंठ ओष्ठ कौन सा है इनमें से, ओ है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा और वो सूर्योदय बन जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि गुण संधि में पूर्व वर्ण आ और आ होगा,
पर वर्ण ई उ ऋ होगा, और जब ये दोनों स्थानीय मिलेंगे तो आदेश इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक क्या से होगा, या तो आप उसको याद करेंगे कि आ और आ के होने पर आ होगा, या आप उनके उच्चारण स्थान को भी ध्यान में रखेंगे, तभी आप इसको करेंगे। अब एक बनता है देवर्षि। देवर्षि एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे देवर्षि का। तो इसमें हम देख रहे हैं देवर्षि का हम देखते हैं। तो देवर्षि का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा, सीधा सीधा आपको पता ही है, देव धन ऋषि। अभी आया कैसे, इसको देखें। इसमें से यदि आप देखते हैं तो देव में आ है और यहाँ पर रा आ गया और शा। अब इन दोनों को देखिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और र का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो अब आ और रा मिलकर इनमें से कोई एक होना है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं ये केवल कंठ है, ये कंठ तालु है और ये कंठोष्ठ, जबकि ये कंठ है इसका उच्चारण स्थान और इसका मूर्धा। तो फिर वही है कि इन्होंने आ करने की कोशिश करी तो रा ने तुरंत आपत्ति कर दी कि नहीं भाई, तेरे तो अपने अपने को ला रहा है, मेरा तो कोई आ ही नहीं रहा। तो उसने कहा भाई ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए कर दें। उसने कहा नहीं, कंठ तो तू तो आ ही गया है, तू तो अपने रिश्तेदारों को ला रहा है, तालु को तेरे साथ में है तो तूने तालु को बिठा दिया। इसने कहा तो भाई ऐसा हो सकता है कि ओ आ जाए यहाँ पर। इसने फिर आपत्ति करी, क्योंकि नहीं, तू कंठ इसके साथ भी है, ये तेरे रिश्तेदार हैं। तो इसने कहा ऐसा करते हैं हम, रा ऋषि जो है, रा जो है इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा होता है, तो मैं इसके स्थान पर आ और रा दोनों मिलाकर लिख दूं तो इस पर ये रा जो है राजी हो गया। इसने कहा कि ये ठीक है, कम से कम मेरी बिरादरी का तो कोई आया, अगर मेरे खानदान से नहीं आया, मेरे मामा का, चाचा का, ताए का कोई तो लड़का मेरा यहाँ आ गया, मेरा भाई तो यहाँ बैठा है, तो ऐसा करो कि तुम यहाँ पर अर कर दो। और उसने फिर देव अर और यहाँ रहा शी, तो ये बन गया देवर्षि। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि आ और आ के बाद र आता है तो वो अर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ये ध्यान है। ऐसे ही अब हम एक रा का एग्जाम्पल लेंगे। तवल कार है, एक हम एग्जाम्पल लेंगे, तवल कार है। देखिए ये एग्जाम्पल है तवल कार है। अब तवल कार है में तव और लरकार है, तव और लरकार, ये इसका संधि विच्छेद होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तवल कार्य का संधि विच्छेद तव और लकार होगा। अब इसको भी वैसे कीजिए, तव आ गया, यह आ गया और यहाँ पर लकार रह गया। तो यहाँ पर देखा हमने कि तव में आ धन लकार है। अब फिर वही बात आती है कि आ का उच्चारण स्थान है कंठ और लरा का उच्चारण स्थान है दंत, और यहाँ पर फिर वही है कि न कंठ आ सकता, न कंठ तालु, न कंठोष। तो इसने कहा कि हम ऐसा कर देते हैं कि अल ले लेते हैं, ला का भी उच्चारण स्थान जो है वो दंत होता है। तो यहाँ तव धन अल और यहाँ बचा कार्य है, तो ये बन गया तवल कार्य है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि पूर्व वर्ण में आ और आ हो, ध्यान रखिए, जब पूर्व वर्ण में आ और आ हो और उसके साथ ई या ई जुड़ रहा हो तो वहाँ पर ए आएगा। यानी जब आ या आ हो और उसके बाद ई या ई हो तो वहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ऐसे ही ऊ या ऊ हो किसके बाद, आ और आ के बाद, यही इसी तरीके से लिख सकते हैं कि यदि यहाँ पर अब ऊ या ऊ हो, देख लीजिएगा, ऊ या ऊ हो तो उसके स्थान पर ओ हो जाएगा, और यदि यहाँ पर र हो तो अर हो जाएगा, और यदि यहाँ पर र हो तो अल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नियम सुन लीजिएगा, यदि पर वर्ण में शुरू में जो है आ और आ आता है
और उसके बाद ई या ई आएगा तो उसकी जगह पर ए कर देंगे। यदि पूर्व वर्ण में आ और आ है और यहाँ पर ऊ या ऊ है तो उसके स्थान पर ओ कर देंगे। पूर्व वर्ण में आ और आ है और यहाँ ला है तो अर हो जाएगा। पूर्व वर्ण में आ या आ है और यहाँ ला है तो वो अल हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और नियम इसका यही है, आद्य गुण है। अब इसको हम आज यहीं पर संक्षिप्त करेंगे और इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम और स्वर संधि के जो और प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके अध्ययन से पहले एक बार फिर से आपको दीर्घ संधि और गुण संधि का थोड़ा सा सारांश हम बता देंगे ताकि आपकी आप रिविजन हो जाए। इतने आप घर पर इनको करके देखिएगा। जो भी एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल आप 9, 10, 11, 12 की संस्कृत की किताब जो है उनसे जो है एग्जाम्पल आप अपने घर पर कोशिश करिएगा कि किस तरीके से करना है। प्रश्न जो आएगा या तो वो संधि दे रखा होगा उसने और शब्द पूछ लेगा या शब्द दिया होगा और संधि पूछ लेगा। ये केवल और केवल आपको बताने के लिए है कि ये किस तरीके से हो गया। जैसे हमने आपको बताया कि आपको उच्चारण स्थान को भी ध्यान में देना है कि दोनों का जो स्थानीय का उच्चारण स्थान है वही आदेशित का उच्चारण स्थान होना चाहिए। तो ये आपका गुण संधि का एक सारांश हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे, पूर्व वर्ण में यदि आ और आ है और पर वर्ण में यदि ई और ई है तो ए हो जाएगा। पूर्व वर्ण में यदि आ और आ है, पर वर्ण में यदि ऊ और ओ है तो ओ हो जाएगा। पूर्व वर्ण में यदि आ और आ है, पर वर्ण में रा है तो अर हो जाएगा। और पूर्व में यदि आ और आ है और पर में रा है तो अल हो जाएगा। इस तरीके से भी आप याद में रख सकते हैं और सूत्र इसका है आद्य गुण है। तो आज का ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में अगली संधि के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।